नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर देश का ओपिनियन पोल और आज हम खास तौर पर आपके सामने रखेंगे मध्य प्रदेश की 29 सीटों का ओपिनियन पोल। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा और मैं हूं पिनाज त्यागी और आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की 29 सीटों का ताजा रुझान क्या कुछ कहता है। पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को 6 सीटों पर वोटिंग होनी है और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण 7 मई को 8 सीटों पर, तो वहीं चौथे चरण 13 मई को बाकी बची हुई 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 4 जून को हम सब जानते हैं कि नतीजे आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जनता का मूड क्या कह रहा है? 29 में से कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और कितनी सीटों पर कमल खिल सकता है? तो ये तमाम बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान होंगे और हमारा ओपिनियन पोल क्या कुछ कहता है ये हमारे पोलस्टर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश की सौरभ सबसे हॉट सीटों की बात करते हैं, जिनमें कोई प्राइस नहीं है गेसिंग का कि सबसे हॉट सीट कौन सी है। और उससे पहले पिनाज क्यों ना हम सभी 29 सीटों का सर्वे दर्शकों के सामने रख दें पहले, और एक बार आपको अंदाजा लग जाए कि एमपी का मूड है क्या। और मैं आपको बता दूं, ये आज जो आप अभी सीटें ना खोलें, ये जो सर्वे इस वक्त आप देखने जा रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले एक सर्वे आपके सामने रखा था 5 मार्च को वो सर्वे टेलीकास्ट हुआ था और मध्य प्रदेश की बात कीजिए तो उस सर्वे में मध्य प्रदेश में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही थी, 29 की 29 सीटें। अब जो सर्वे किया है हमने ये 5 से लेकर 15 मार्च के बीच किया है और आज यानी 17 मार्च को इसे हम आपके सामने रख रहे हैं। यार मतलब ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे है, सबसे ताजा सर्वे है मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर। और क्या पिछली 5 मार्च से लेकर आज 17 मार्च तक मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में कुछ भी बदला है? चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद भी बिल्कुल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कुछ उम्मीदवारों को टिकट मिल भी चुका है तो उसके बाद जो है जनता का मूड जो है उसमें कुछ परिवर्तन आया है, कुछ बागी खड़े हो गए हैं, कुछ बयानात इस तरह के आ रहे हैं, तो उसके बाद कुछ मूड बदला है। जिस तरह से कांग्रेस के जो तमाम आला लीडर्स हैं उन्होंने तो चुनाव से दूरी बना ली है, लेकिन बीजेपी ने अपने बड़े कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दिया है। तो इन तमाम चीजों का क्या कुछ असर हमारे इस ओपिनियन पोल में जनता की ओपिनियन बदलने में पड़ा कि नहीं, ये देखना होगा। एक बार जरा मेहमानों से परिचय करवा दें हमारे आज का जो पैनल है और उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं आज के इस सबसे ताजा ओपिनियन पोल की। हमारे साथ है भावेश झा सीएनएक्स से, जिनकी टीम ने ग्राउंड पर जाकर ये सर्वे किया है बड़ी मेहनत के साथ और पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक एक बूथ पर पहुंच करके सर्वे हुआ है। भावेश, आपका बहुत स्वागत है। और 3 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, 3 बड़े सीनियर मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं विजय त्रिवेदी जी। विजय जी बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ समीर चौगांकर साहब स्टूडियो में। समीर जी आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राशिद किदवई साहब सीधे भोपाल से। राशिद साहब बहुत स्वागत है आपका भी। सर कुछ बदलेगा क्या मध्य प्रदेश में? आप बताएं पहले अपनी राय। देखिए सर्वे का हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति 2014 और 19 से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है। सारी नजरें छिंदवाड़ा की सीट पे हैं कि क्या कांग्रेस वहां अपना वर्चस्व बनाए रखने पाएगी या नहीं, या फिर जो भाजपा में जो थोड़ी बहुत खींचतान हुई है उस पर क्या कांग्रेस को 1-2 सीटों में लाभ हो सकता है। लेकिन वो एकेडमिक इंटरेस्ट है सौरभ। बात वही है कि 29-0 होगा, 28-1 होगा या 27-2 होगा। आप बताएं आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है जिस तरह का वातावरण, 2 तरीके की चीजें हैं सौरभ, इसको देखने का नजरिया है। एक तो ये कि कोई भी सरकार जिसके 2 टर्म हो चुके हैं वो तीसरे टर्म में उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो मेहनत करनी पड़ेगी तो वो मध्य प्रदेश में भी वो संघर्ष नजर आएगा और भाजपा 2-3 सीटें खो सकती है। लेकिन जो कन्वेंशनल विजडम जिसे हम कहते हैं सौरभ, उसके हिसाब से तो कांग्रेस को इस बार अपना छिंदवाड़ा का जो किला है एक तरीके से राजनीतिक रूप से उसको भी संभाल पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और शायद राशि साहब जिस तरह का मैसेज बीजेपी ने दिया है अपनी अग्रेसिव अप्रोच के साथ, कि जिस तरह से अपने बड़े कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज खुद को रिफ्रेन कर रहे हैं चुनाव लड़ने से, तो उससे भी कहीं ना कहीं परसेप्शन में पहले ही आप हार मान रहे हैं, ऐसा लगता है। ये बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल किया और ये बहुत ज्यादा चुनाव से बड़ी कोई मतलब राजनीतिक दल के लिए या राजनेता के लिए कोई बड़ा इम्तिहान नहीं होता, कोई बड़ी सेवा नहीं होती। अब ये कहना कि हम पार्टी का काम कर रहे हैं, हम प्रचार का काम कर रहे हैं, ये सब बेमानी बातें होती हैं। तो दमखम दिखाने का मौका था जो मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसको खोते हुए नजर आ रही है। अगर नकुल नाथ लड़ रहे हैं तो कमलनाथ को भी लड़ना चाहिए था, ज्योतिरादित्य सिंधिया मतलब दिग्विजय सिंह को भी लड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी हवा नहीं बनी है। तो तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतरना चाहिए था, क्योंकि ये एक पर्व होता है। अगर आप पर्व में, एक उत्सव में, एक लड़ाई में, जो भी आप कहें, जो परिभाषा इस्तेमाल करें, अगर आप सामने नहीं आएंगे तो आपका वजूद का कोई औचित्य नहीं है। और कांग्रेस के पास कुछ खोने के लिए बचा हुआ ऐसा लगता नहीं है, मतलब इसके बाद और कितना नीचे जाएंगे।
तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई अब नहीं तो कब लड़ेंगे। नीचे जाने के लिए है ना, छिंदवाड़ा बचा हुआ नीचे जाने के लिए, क्या वो इस बार हो रहा है, वही तो सवाल है। मुझे लगता है राशिद साहब ने बड़ा ऑनेस्टली जो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ सब कुछ रख दिया। इस वक्त एमपी में चुनावी हालात क्या नजर आते हैं। विजय जी, आपको क्या लग रहा है? मैं सर्वे तो खोल ही रहा हूं थोड़ी देर के अंदर, लेकिन सवाल सिर्फ छिंदवाड़ा का रह गया या कोई और ऐसी भी सीट आपको लगती है जिसको बीजेपी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती? सौरभ किदवई साहब जो हैं कांग्रेस को बहुत बारीकी से और बहुत गहराई से समझते हैं, और मध्य प्रदेश को भी। भोपाल में ही आजकल वो रह रहे हैं। उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि आपको सर्वे की सीट्स भी दिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को जिक्र किया है। हालांकि पिनाज कह रहे कि अब उनसे नीचे क्यों गिरेंगे, क्यों आप ऐसा सोचते? कांग्रेस ऊपर भी तो बढ़ने के लिए लड़ रही है चुनाव, नीचे गिरने के लिए तो नहीं लड़ रही। नहीं तो फिर सवाल ये है, क्यों नहीं आ रहे विजय जी? अगर जरा सा भी कॉन्फिडेंस है तो फिर ये मौका है, ये वक्त है जब दिग्गजों को आगे से, कहते हैं ना कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो क्यों मिसिंग है? देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव का नतीजे पर तो ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 18 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी सो कॉल्ड हम लोग कह रहे थे विधानसभा चुनावों में, वहाँ शिवराज जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत गई और फिर से आ गई। तो अभी तो एंटी इनकम्बेंसी का मसला ही वहाँ पर नहीं दिखाई देता। तीसरी बार की एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार के लिए मोटे तौर पर तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कहाँ दिखेंगे? और आपकी बात ठीक है कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा में जीत सकते हैं, बचा सकते हैं अपना गढ़, वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। आगे की बात तो बाद में करेंगे। वैसे मुझे पता नहीं था कि नकुलनाथ जी अब तय हो गया, शायद कांग्रेस से ही लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी कैंपेन भी कर रही है, उनका वीडियो वायरल हो रहा था। उन्होंने गोगली मारती, उन्होंने कहा कि अब तय हो गया कि नकुलनाथ बीजेपी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्विकली समीर जी, क्या लग रहा है आपको? कुछ बदला होगा पिछले सर्वे से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सारी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव जो अभी 3-4 महीने पहले हुए थे मध्य प्रदेश में, अगर उसी पैटर्न पर वोटिंग होती है तो 4 सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हो सकती है। जैसे भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, शहडोल है और छिंदवाड़ा। इन 4 लोकसभा जो सीटें यहाँ के, अगर विधानसभा चुनाव के आप देखेंगे तो यहाँ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में लीड दी थी इन सीटों के अंदर। अगर वहां की जनता जैसे विधानसभा में वोटिंग की थी, अगर उसी पैटर्न के अंदर अगर लोकसभा में करती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सीटों पे चुनौती हो सकती है। और जहां तक मंडला की बात है तो मंडला से जिनको टिकट दिया गया है, फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री है, वो निवास से विधानसभा चुनाव हार गए थे खुद, लेकिन पार्टी ने वहां से फिर टिकट दिया। आदिवासी के बड़े नेता, लेकिन वोट जो होगा वो मोदी के नाम पे पड़ने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि 4 सीटें जो विधानसभा में, टक्कर वाली सीटें आपने तो 4 बताई है, मेरे पास 6 हैं। ऐसी सीटें हैं, लोगों को नहीं लगता होगा एमपी में हर सीट जो है वो बिल्कुल वॉकओवर है बीजेपी के लिए, ऐसा नहीं है। कई सीटों पर बहुत टक्कर है, कांग्रेस पार्टी फाइट दे रही है। ऐसी 6 सीटें उनकी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पिनाज, मेरे ख्याल से अब दर्शकों को और सस्पेंस में नहीं रखना चाहिए। और ये 29 सीटें जो हैं, हमारा ये दूसरा सर्वे इंडिया टीवी सीएनएक्स क्या कह रहा है आपके सामने आ चुका है। अब ऊपर स्कोर बढ़ता जा रहा है बीजेपी का, कांग्रेस का नंबर नहीं घूम रहा और नहीं घूम पाया। छिंदवाड़ा भी देखिए, छिंदवाड़ा भी बिल्कुल जो सस्पेंस था वो खत्म हो रहा है कि छिंदवाड़ा की सीट जो कह रहे थे कि नकुलनाथ अगर आते भी हैं तो फाइट देंगे, लेकिन विजय जी ने जो बयान दिया है लग रहा है कि कुछ उसी ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और गुना की सीट अगर हम देखें तो वहां पर भी दिलचस्प है, तो मतलब 29-0 है तो कुछ लगातार दूसरे ओपिनियन पोल में, लगातार इंडिया टीवी के दूसरे ओपिनियन पोल में, मार्च महीने के अंदर दूसरे ओपिनियन पोल में बीजेपी अपनी कांस्टेंट लीड को बरकरार रखे हुए है। 29 की 29 सीटों पर बढ़त बीजेपी की बनी हुई है। कहीं से कोई टक्कर कांग्रेस पार्टी कोई अपसेट नहीं कर पा रही, किसी सीट पर लीड नहीं ले पा रही है। ऐसी सीटें जरूर हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी फाइट में है, लेकिन अभी भी उन सीटों पर हमें एज दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो सभी सीटें मध्य प्रदेश की 29 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जीतने की परिस्थिति में हमको दिखाई दे रही है। बाकी आपको भावेश बताएंगे। सबकी जो मुझे लगता है दिलचस्पी है वो छिंदवाड़ा में ज्यादा है। भावेश, देखिए, छिंदवाड़ा में वैसे सबकी दिलचस्पी होनी भी चाहिए, खुद कमलनाथ की भी होनी चाहिए कि क्या वो फिर से उनकी जो सीट बची पाएगी कि नहीं। देखिए, क्लोज फाइट है वहाँ, कोई बड़ी बहुत उसमें कुछ गेस करने की बात नहीं। क्लोज फाइट वहाँ भी है, मुरैना में भी है। आपको याद हो मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ते थे, और इस बार मुरैना में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, मुरैना पूरे लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी वहाँ बहुत खराब स्थिति, नरेंद्र सिंह तोमर किसी तरह जरूर जीत गए थे, लेकिन बहुत खराब स्थिति। तो मुरैना एक सीट हो गया, मंडला भी सीट है जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते खुद असेंबली चुनाव हार गए थे। भी रतलाम है, खरगोन है, ये सब आपने जो क्लोज फाइट्स की लिस्ट दी है उसमें मुरैना, भिंड, मंडला, छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगोन, बिल्कुल ये सारी सीटें क्लोज है जिसपे कुछ भी हो सकता है। और ये सारे कैंडिडेट स्पेसिफिक है। छिंदवाड़ा कितना क्लोज है? लगभग 5% के आसपास का लीड है। 5% का मतलब आप मान के चलो कि 35-40 हजार का लीड मान के आप चल सकते हो वहां पे। लेकिन देखने की बात यह है कि ये सारे जो आपको क्लोज फाइट दिख रहे हैं वो कैंडिडेट स्पेसिफिक है।
आगे आने वाले जैसे कैंपेन बढ़ेगा, जिस तरह का अभी बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस के कैंडिडेट आने हैं, क्योंकि मुरैना की बिल्कुल, सीट खास तो तौर वो से सारी जातिगत चीजें देखना समीकरण पड़ेगा बहुत कि वो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस किस तरह का कैंडिडेट देती है। अब देखिए कुछ ना कुछ जहां पे बीजेपी का कैंडिडेट वीक होगा वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये सारी सीटें जहां पे मैं बता रहा हूँ, देखिए ये चुनाव की लेकिन घोषणा के छिंदवाड़ा में बाद कांग्रेस ने opinion अच्छा poll है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन छिंदवाड़ा किया में था अब तो विधानसभा छिंदवाड़ा में तो दोनों तरफ के प्रत्याशी हमारे सामने है ना, नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा और बीजेपी बंटी से साहू बंटी साहू चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखिए कंसिडरिंग दोनों को आपने किया देखिए है। छिंदवाड़ा की बात ये, जैसे आपने कहा पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह का बीजेपी ने जो इलेक्टोरल सक्सेस गेन किया असेंबली चुनाव में, छिंदवाड़ा एक किला था जो कांग्रेस बचा पाई थी। लेकिन उसके पीछे ये देखिए एक ये था कि कमलनाथ सीएम बन सकते हैं, तो उसका एक लोगों में एक उम्मीद था कि सीएम बनेंगे तो हमारे यहाँ के, और बहुत सालों से वहाँ पे है, कुछ बदलाव होना चाहिए। तो एक कहते हैं ना बदलाव तो वहाँ पे भी लोगों का है। और आप खुद ही देखिए जो कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए बीच में, जैसे खुद कमलनाथ हाँ, और उनके तो क्या बेटा वोटर के खुद मन में जब बीजेपी, आप गए वोटर के पास, तो क्या उसके मन में एक डाउट था ये कमलनाथ को और नकुलनाथ को लेकर कि भाई ये कांग्रेस के साथ कितने हैं, कितने देखिए, सिंसियर हैं, कुछ ऐसा लगा आपको भापा आपने? वोटर छोड़ दिए, मुझे मेरे ख्याल से कमलनाथ के मन में भी बहुत ज्यादा ये नहीं थी कि हम कांग्रेस में हैं या नहीं है। शायद इसीलिए उनके लिए एक सही चीज था कि वो अपने बेटे को बीजेपी में लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके लिए सीट सेफ हो जाती। फिलहाल इस बार डाउट में, पिछली बार भी आप देखेंगे लगभग 38,000 से ही ये सीट कांग्रेस जीत पाई थी, और वो भी बहुत मुश्किल लास्ट राउंड में। 38,000 बिल्कुल, और उतना ही आप बीजेपी के लिए मार्जिन इस बार बता रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्लोज फाइट है, लेकिन वो डिपेंड करता है। समीर साहब बता सकते हैं, समीर साहब एक चीज आप जोड़ दीजिए। नहीं, मैं समीर साहब से ही समझना चाहता हूँ कि बंटी साहू जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट है या कमलनाथ जी के कैंडिडेट है? नहीं, वो बीजेपी के नहीं, वो बीजेपी के कैंडिडेट है और इस बार लड़ते हैं असेंबली वो। चुनाव लड़ रहे थे कमलनाथ के खिलाफ, और 2 बार तो चुनाव हारे हैं वो वहां पर। हाँ, बिल्कुल हारे हैं, लेकिन उन्हें कमलनाथ को विधानसभा बहुत चुनाव अच्छा से एक टक्कर राशिद दिया साहब, था। राशिद साहब ज्यादा समझा सकते हैं। छिंदवाड़ा भी छिन रहा है कांग्रेस पार्टी से। सर्वे के हिसाब से 5% की लीड बीजेपी इस वक्त उस पर खड़ी है छिंदवाड़ा में। सर देखिए ये सब हवा के ऊपर निर्भर करेगा। देखिए जो जमीनी स्थिति है वहां 7 के 7 विधायक जो है वो इस समय कांग्रेस पार्टी के है। वहां कमलनाथ ने पूरी उसकी कमान संभाली भी, वहां पूरा कमलनाथ का चुनाव है। कमलनाथ ने अपना एक प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया हुआ है। वो ना भोपाल जा रहे हैं, ना दिल्ली जा रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं। जब तक चुनाव नहीं खत्म हो रहे हैं वो वहीं के ऊपर है, और वो माइक्रो मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा माहिर है। मैं एक छोटा सा आपको किस्सा बनाता हूँ। जब प्रहलाद पटेल से उनका विरोध में उनका चुनाव हो रहा था 2004 में, जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी, तो वहां पर प्रहलाद पटेल जी ने एक बहुत बड़ी एक वहां पर जीप और मोटरसाइकिल की रैली निकाली। तो शाम को मैं कमलनाथ से मिला तो कमलनाथ ने मुझसे कहा कि भाई ये जाके आप प्रहलाद पटेल से कह दीजिए कि वो अपना पैसे और अपना जो साधन है उसको खराब ना करे। तो मैंने पूछा क्यों? कह लगे उनसे जाके बोल दो कि जो एनीबडी हु ओन्स जीप इन छिंदवाड़ा इज पर्सनली नोन टू मी। जो भी आदमी जिसके पास जीप है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है। तो इस तरह की उनकी पकड़ है और कॉन्फिडेंस है। तो अगर चुनाव देखिए, अगर मोदी लहर होगी तो बिल्कुल या राम मंदिर की लहर होगी, या जो भी हम बात करें जहां पर पूरा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 370 और 400 पार वगैरह की, तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा, देखिए 1977 में भी कांग्रेस छिंदवाड़ा नहीं हारी थी। उस समय कमलनाथ वहां के प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने उस समय भी 77 की लहर में भी जब पूरा पूर्व में जो था कांग्रेस का सफाया हो गया था उत्तर भारत में, लेकिन छिंदवाड़ा की सीट जो थी वो कांग्रेस के पास रही थी। तो ये तमाम चीजें ऐसी है। छिंदवाड़ा का रोचक तथ्य ये है कि नकुलनाथ ने अभी भी अपना जो उनका ट्विटर बायो है उसमें वो उन्होंने कांग्रेस शब्द का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको लेकर के बड़ी इस तरह की लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने तो जो भी कमलनाथ का खेमा था उसको दही लिया, तो इसलिए अभी वो सारे लोग कांग्रेस में जमे। एक और चीज सौरभ जो मैं कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कमलनाथ के संदर्भ में और मध्य प्रदेश के पूरे ओपिनियन पोल पे, कि यहाँ पर रोज आने जाने का सिलसिला चला है। मतलब जाने जाने का करीब 1000 के करीब ऐसे जिले के नेता हैं जो हम छोटे मोटे नेता कहते हैं, लेकिन वो बड़े महत्वपूर्ण नेता होते हैं। वो एक फुट सोल्जर होते हैं, प्यादे होते हैं, वो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं तमाम पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये एक बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। इस ओपिनियन पोल को मैं केवल और केवल इस आधार पे मान्यता दे रहा हूं कि जिस व्यापक स्तर के ऊपर, जमीनी स्तर के ऊपर जो फुट सोल्जर्स हैं कांग्रेस के, वो छोड़ के जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि हो सकता है कांग्रेस 29 की 29 सीटें गंवा दे। अदरवाइज राजनीतिक रूप से कोई ऐसा कारण नहीं है। ये इसमें मैं जोड़ता हूँ, रशीद सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप देखिए छिंदवाड़ा से 8 पार्षद जो कॉर्पोरेटर थे अभी 7 दिन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया कैलाश विजयवर्गीय के सामने जाके।
पूर्व जिलाध्यक्ष 3 है वहां के जो ज्वाइन कर चुके हैं। तो छिंदवाड़ा के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस छोड़कर अभी भारतीय जनता पार्टी में आया है। मुझे लग रहा है इसका भी एक बड़ा असर जमीन स्तर पर होने वाला है कि जो जमीन पर कमलनाथ के काम करते थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और दो बड़े और इंटरेस्टिंग बात है छिंदवाड़ा को लेकर कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी लोकसभा है ये छिंदवाड़ा, और सबसे ज्यादा वोटिंग 3 चुनाव से अगर आप देखोगे तो छिंदवाड़ा में होती है। 82-83% वोटिंग छिंदवाड़ा के अंदर होती है, सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, और सबसे छोटी लोकसभा है छिंदवाड़ा। लेकिन जिस हिसाब से छिंदवाड़ा के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में वहां पे काम करते रहे, संघ लगातार वहां काम करता रहा पिछले 5 साल से कि इस सीट को हमें जीतना है। मुझे लग रहा है कमलनाथ और नकुलनाथ जिस तरीके से घर की सीट मान के चलते थे कि हम लोगों से मिले नहीं मिले, काम करे नहीं करे, यहाँ की जनता तो हमारी गुलाम है, हमें जिताएगी, जैसे अमेठी के संग राहुल गांधी ट्वीट करते रहे, वैसे ही नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के साथ ये कंपैरिजन मेरे ख्याल से ठीक नहीं है सर। मतलब लेकिन आपको याद हो विधानसभा चुनाव के नतीजों के जनता से संपर्क में नहीं रहे। एक चीज, लेकिन विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद शिवराज जी जो है सबसे पहले छिंदवाड़ा गए थे और उन्होंने कहा था मेरा लक्ष्य छिंदवाड़ा जीतना। मैं केवल पर फिर चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी उन्होंने। समझना चाह रहा हूं, आपने कहा जैसे अमेठी को राहुल गांधी ने ग्रांटेड ले लिया, लोगों के बीच में न जाना, गांधी परिवार ने किया। कमलनाथ के लिए कह सकते हैं क्या ऐसा छिंदवाड़ा को लेकर? बिल्कुल यही हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्चर की है इतने वर्षों तक, दशकों तक। और जो विकास वहां पे हुआ है वो दिखता है जमीन पर। छिंदवाड़ा अगर आप जाएंगे तो जमीन पर जो विकास है वो चुनाव हार जाए ये अलग बात है, लेकिन उनके लिए ये कहना कि वो जनता के टच में नहीं है। कमलनाथ जमीन लोगों से टच में रहे, कमलनाथ ने राजनीति की। नकुलनाथ का जो व्यवहार है, जो कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है। नकुलनाथ नेता कम है, बिजनेसमैन ज्यादा है। कमलनाथ बिजनेसमैन कम थे और नेता ज्यादा थे, ये दोनों में बेसिक फर्क है। 10 बजे के पहले नकुलनाथ छिंदवाड़ा में किसी से मिलते नहीं है। अगर किसी को मिलना है, जिलाध्यक्ष की भी बात करना है तो पहले नकुलनाथ की पीए से बात करेगा, नकुलनाथ डिसाइड करेंगे मुझे मिलना है कि नहीं मिलना। बंटी साहू 24 घंटे उपलब्ध रहता है, रात की 1 बजे भी अगर कार्यकर्ता फोन करता है तो वो फोन उठा लेते हैं। क्या कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता की हिम्मत है कि 10 के बाद नकुलनाथ को फोन कर लिया, घर जाके घंटी बजा के नकुलनाथ से मिल ले? ये जो व्यवस्था रही है, उनको लगता था कि भाई हमने इतना पैसा खर्च किया, हमारे पास पैसा है, हम चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, इसलिए यहाँ की जनता हमें वोट देगी। कांग्रेस को मुझे लग रहा है लीडर गुना में ज्योतिराज सिंधिया मान के रहे चलते थे कि हम राजा है महाराजा है, गुना की जनता हमको जिताएगी। तो 2019 में जो ज्योतिराज सिंधिया को गुना की जनता ने सबक सिखा दिया था, वही अब छिंदवाड़ा की जनता नकुलनाथ को सबक सिखाएगी। अब जनता जानती कि भाई आप नेता हो तो हमसे मिलते रहो, हमारे एक फोन कॉल पे उपलब्ध रहो, हमारा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, मैं वही बात लेके जा रही हूँ कि आपके जो बड़े नेता हैं वो मैदान में नहीं उतरते हैं, जो नेता है उनके साथ एटीट्यूड का आपको इशू रहता है, आप अपने फुट सोल्जर्स में एनर्जी और मोटिवेशन नहीं भर पाते हैं क्योंकि जब आपके बड़े ही पीछे चले जाते हैं। तो ये पार्ट टाइम लीडर्स, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे फिर वो नकुलनाथ हो, देखिए बीजेपी को शुरू से आप समझेंगे तो बीजेपी हमेशा ही फुल टाइम जो है ना पार्टी की तरह से, पॉलिटिक्स की तरह से रहती है और वहां पर लीडर रहते हैं। लेकिन जब से अमित शाह, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी आई है, वो 24 आवर्स पूरी तरह से, उसको 24 आवर्स में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो जनता के साथ नहीं जुड़े और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कनेक्ट नहीं रखे। अच्छा, एक बड़े नेताओं के साथ आप इस तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से ही, हमारे साथ मौजूद है प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और हम अब एक के बाद एक कड़ी में दूसरा ओपिनियन पोल लेकर के आए हैं, और ये दोनों ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं, पिछला भी और ये चुनावों की घोषणा के बाद जो ताजा ओपिनियन पोल, कि आप मध्य प्रदेश की 29 की 29 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं समेत छिंदवाड़ा। हम लोग छिंदवाड़ा पर अभी ज्यादा बात कर रहे थे, आप भी बता सकते हैं कि कांग्रेस का ये आखिरी किला कैसे ढा रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि 3 बातें मैं हमेशा से कहता हूं कि मध्य प्रदेश संगठन का राज्य है। दूसरी बात है कि यहाँ पर पन्ना प्रमुख तक हमारा काम है। पिछले 10 वर्षों में जो काम भारत सरकार ने किया, ये यहाँ पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, नीतियों के आधार पर जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो जो इस प्रकार से पारदर्शी ढंग से लोगों तक पहुंची है, ये हमारी दूसरी सफलता है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, वो है देश के प्रधानमंत्री का यश। वो देश में नहीं, देश के बाहर दुनिया में भी है। तो जो बातें उनने कही हैं, वो 3 बातें ही मैं कहता हूँ जो इसका असर सीधे जनता के बीच में है। योजनाएं तो हम 77 में 90 में वो भी देखते थे, लेकिन इस योजना में बिचौलिया खत्म करने का श्रेय किसी को जाएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री को जाएगा। दूसरी बात है कि एक प्रकार से अधिकारी, नेता या चौथा स्तंभ, हर आम आदमी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता था, बिना मांगे जरूरतमंद को मिल जाए। ये दूसरा काम जो किया है, ये गरीब कल्याण के कारण ये बड़ी पैठ है, इसलिए मोदी का परिवार बड़ा व्यापक हुआ है। तीसरी बात है कि जब हम लक्षित तौर पर काम करते हैं, तो मैं सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की मंत्रिपरिषद में भी रहा हूं, तब योजनाओं को 10 साल के भीतर सीमित करने की कोशिश की थी।
लेकिन ये मोदी जी का एरा है जिसमें समय तय होता है तो काम या तो समय पर होता है या समय के पहले होता है। अगर लेट होता है तो उसकी जवाबदेही तय होती है। और इसलिए आज अगर हम 2 दिन पहले जब पेट्रोल के दामों में कमी देखते हैं, मैं राजनीति के उन परिवर्तनों का देखने वाला हूं 77 से लेकर 2014 तक, तो जो परिवर्तन मैं देख पा रहा हूं उस कारण से मैं कह सकता हूं संगठन की सामर्थ्य और नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो वास्तव में धरातल तक पहुंची हैं बिना किसी बिचौलिए के, ये ताकत है। जो छिंदवाड़ा हम जीत चुके हैं एक बार, कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। नई बात नहीं है, मुश्किल के लिए आपको नहीं लग रहा है प्रहलाद जी, लेकिन खुद के लिए कुछ सूना सूना लग रहा है क्योंकि आप 5 बार लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़े हैं, तो इस बार राहुल लोधी वहां से मैदान में उतर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितने आश्वस्त हैं, वहां जनता का प्यार उन्हें कितना मिलेगा? राहुल लोधी मुझसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। और छिंदवाड़ा का मैं उम्मीदवार रहा हूं। छिंदवाड़ा का चुनाव में एक बार कमलनाथ जी के खिलाफ लड़ा हूं और इसलिए मैं जब कोई बात करता हूं तो सिर्फ काल्पनिक बात नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम लक्षित रूप से 29 सीटें जीतने वाले हैं और आपका ओपिनियन पोल सच साबित होगा, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं। लेकिन क्लोज फाइट दिखा रहा है हमारा ओपिनियन पोल इस बार। ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा एकदम आपकी झोली में गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्लोज फाइट है। तो आपको लगता है कि वहां पर काडर 7 विधायक जो हैं अभी भी कमलनाथ के पास हैं, या सिर्फ मोदी जी का नाम काफी है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए जीत का अंतर पहले भी उनका बहुत नहीं रहा है। मैं जब उनके खिलाफ लड़ा था तब भी मैं 54,000 से ही हारा था, वो सबसे कम लीड थी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी लीड से वो जीतते रहे। ये बातें भी, अगर ये बात हम पर लागू होती है तो ये उन पर भी लागू होती है। और इसलिए लीड का इतना फासला नहीं है कि जिसे हम पार नहीं कर सकते। मैंने जो बातें आपसे कही है, हम इस अंतर को पाटेंगे और अच्छी जीत हासिल करेंगे। जीतने के लिए अब कोई पैमाना नहीं है कि 5 लाख से जीतना होता है, हम 1 लाख से भी जीत सकते हैं। जी जी मंत्री मध्य प्रदेश सरकार लिखा है। मैं जब विधानसभा चुनाव थे तो मुझे लग रहा था कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार लिखा जाएगा। कुछ खास वजह रही? विजय त्रिवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट, उनका सवाल था ये। नहीं, मुझे लगता है कि ये हाँ, मैं उनको आवाज भी पहचानता हूं और देख भी पा रहा हूं। मुझे लगता है कि ये आपका परसेप्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी का जब फैसला होता है तो हम तमाम लोग जब दिल्ली से यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो सशर्त नहीं आए थे। हमें कोई आश्वासन या घोषणा हमारी नहीं थी। सामूहिक नेतृत्व की विजय है मध्य प्रदेश में और जिसने ऐतिहासिक विजय देखी है। मैं ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि हम 2003 को दोहरा रहे, तब मेरी बात पर शायद कोई विश्वास नहीं करता था। और इसलिए ये जो अटकलबाजियां हैं ये बाहर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी ऐसा ना तो चर्चा आई है और ना ही दृष्टिकोण था। हमने किसी को नेता घोषित नहीं किया था, इसलिए नाम के पीछे जो लिखा है वही यथार्थ है। समीर चौगांवकर साहब एक सवाल पूछेंगे और हमें जरा स्क्रीन पर वो नजदीकी जो सीटें हैं क्लोज फाइट वाली वो दे दें ताकि हम प्रहलाद जी से उन पर भी चर्चा कर पाएं। समीर चौगांवकर जी। प्रहलाद जी, मैं समीर बोल रहा हूँ। भाई साहब ये बताइए, राहुल लोधी को जो टिकट दिया गया है दमोह से, तो क्या उमा भारती को कोई भूमिका है? उमा भारती के भतीजे, और जिस तरीके से चुनाव के पहले जो कैबिनेट एक्सपांशन हुआ था तो कहा गया था कि उमा भारती की नाराजगी है इसलिए राहुल लोधी को चुनाव के कुछ दिन पहले राज्य मंत्री बनाया गया था, तो क्या ये जो सीट पर जो टिकट दिया गया है उसमें उमा भारती को कोई भूमिका है या एक कार्यकर्ता के रूप में उसको टिकट दिया गया है? नहीं, थोड़ा आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ये राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे नहीं हैं। ये वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे हैं। हाँ। और ये कांग्रेस से एमएलए बने थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, बाई इलेक्शन में उनकी हार हुई थी, इस बार उनको टिकट नहीं मिला और वो एक अच्छे शहादत वाले परिवार की पृष्ठभूमि से हैं, ठीक व्यक्ति हैं, पर ये उमा भारती जी के भतीजे नहीं हैं। इसको आपको करेक्ट करना होगा। जी ठीक। ये भावेश झा हमारे जो सिफोलॉजिस्ट हैं प्रहलाद जी, उन्होंने कुछ सीटें अपने सर्वे में पाई जो जिनको लगता है कि ये यहाँ नजदीकी मुकाबला है। एक छिंदवाड़ा उनमें से एक है जिसके बारे में हमने बात कर ली है। बाकी 5 सीटों पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। इसमें से 2 तो चंबल की सीटें, मुरैना और भिंड, तो पहले इनकी बात कर लें। ये इन 2 सीटों को क्लोज फाइट में दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि अपन अगर पिछला रिकॉर्ड भी देखेंगे तो मुरैना और भिंड बहुत लंबी जीत हम नहीं रहे हैं, हम काफ़ी कम अंतर से जीतते रहे हैं। वहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो संगठन के पार्टी के ध्यान में है और इसलिए
क्लोज और उससे ये कोई बात नहीं होती है। लोग विधानसभा के चुनाव में कुछ लोकसभा सीटों पर हम पीछे भी हैं, उसके बाद भी मैं दावे से कहता हूं ये लोकसभा का चुनाव है। पिछली बार के अनुभव ये भी है कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी हमने 28 सीटें जीत ली थी। तो मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में दोनों जगह पर ये बातें ध्यान में नहीं होती हैं। लेकिन आपका सर्वे कह रहा है तो फिर भी मैं आकलन करता हूं, मैं भी परिणामों को देखता हूं। तो मुरैना और भिंड में हम कभी लंबी लीड से जीते हैं, एक आध बार को छोड़ दे तो हम लीड हमारी कम रही है, लेकिन जीतना तय है, ये बात आप मानकर चलिए। चलिए, तो मुरैना में नरेंद्र तोमर की जगह शिवमंगल तोमर को टिकट दिया गया है और भिंड से पुरानी ही संध्या राय को जो बनाया गया है, लेकिन जातिगत समीकरण और तमाम फैक्टर्स जो है बड़ा रोल प्ले करेंगे। लेकिन अब मंडला, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी यहाँ कांटे की टक्कर दिख रही है। छिंदवाड़ा की बात तो हमने कर ली है, मंडला, रतलाम, खरगोन, इन पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मंडला मेरी ही सीट है। मेरा जो गोटेगांव की असेंबली है वो मंडला लोकसभा का हिस्सा है। फग्गन सिंह जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और जनजातीय क्षेत्रों में उनकी बड़ी साख है, लेकिन जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रहती है, लेकिन विधायक का चुनाव तो नहीं निकाल पाए हो। आप पिछला मंडला के परिणाम नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो सीट हम पिछली बार भी हारे थे। फग्गन सिंह जी जब पिछला 19 का चुनाव जीते थे तब भी हम निवास हारे थे, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। उन्हें पार्टी ने जो आदेश किया, एक कार्यकर्ता के नाते उन्हें स्वीकार किया। हम पिछली बार भी मंडला, केवलारी, गोटेगांव ऐसी ही सीटें जीते थे। उसके पहले हम लखनऊ भी एक बार जीत गए थे। लेकिन ये 3 सीटें हैं जिसकी लोकसभा का चुनाव में अगर हम परिणाम देखेंगे तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है जो सर्वे में आपके आया है। लेकिन उसके बाद भी मैं दावे से कहता हूँ ये मैं अपनी भी सीट मानता हूँ, क्योंकि मेरे जन्मस्थान की सीट उसमें है और इसलिए मंडला की सीट हम हर हाल में जीतेंगे, ये मैं कह सकता हूं व्यक्तिगत तौर पर। रतलाम और खरगोन भी नजदीकी मामला दिख रहा है प्रहलाद जी। नहीं, मध्य भारत में हमारा काम बहुत अच्छा है। खरगोन और रतलाम की सीटें इतनी कमजोर हम नहीं मानते हैं, लेकिन इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में जो विधानसभा की परिस्थितियां थी वो भिन्न थी। लोकसभा के मामले में हम बिल्कुल दुविधा में नहीं हैं। खरगोन से भी मैं परिचित हूँ, नर्मदा के किनारे के दोनों क्षेत्र हैं। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, प्रवासी कार्यकर्ता हूँ। उस संपर्क के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई शंका नहीं है। हाँ, क्लोज फाइट आपको आंकड़ों के आधार पर या सर्वेक्षण के आधार पर लगती होगी, लेकिन आप विश्वास करिए जो सर्वे आपका 29/29 है वो होगा। आखिर में प्रहलाद जी, कुलस्ते साहब पर जानना चाहता हूँ प्रहलाद जी से कि उनकी राजनीतिक स्लेट बहुत साफ नहीं रही है, फिर भी आपने टिकट दिलवाया है। आपको तो याद होगा उसकी चर्चा। नहीं, हम टिकट दिलवाने वाले नहीं होते। हम दोनों हम बराबर के कार्यकर्ता हैं। पहले तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, फग्गन सिंह जी बड़े नेता हैं, उनको टिकट दिलवाने जैसी बातें मेरे बारे में कही जाए मैं नहीं मानता। हाँ, गोटेगांव विधानसभा उस लोकसभा का हिस्सा है और इसलिए मेरी भूमिका है और मेरी जिम्मेदारी भी है, और इसलिए हम लोग अभी परसों ही साथ में थे गोटेगांव में, और मैंने उनसे कहा कि आपको दोबारा गोटेगांव आने की जरूरत नहीं है। और ऐसा अनेक बार हुआ है, 2 चुनाव में ऐसा हुआ है जब मैंने उनसे कहा कि आप गोटेगांव में जीतने के बाद आइए। तो मुझे लगता है ये हम लोगों का आपस का कार्यकर्ताओं का तालमेल है, इस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। प्रहलाद पटेल जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले इस बड़े महत्वपूर्ण चुनाव के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे मेहमान थे। उनका दावा है कि हाँ, वो तो ये कहेंगे क्योंकि 29 की 29 सीटें हमारा सर्वे उनको दे रहा है कि सर्वे बिल्कुल ठीक है। ये अच्छी बात है कि जिन सीटों को भावेश के सर्वे ने माना है कि यहां नजदीकी मुकाबला हो सकता है छिंदवाड़ा समेत, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि यहां बड़े मार्जिन से बहुत बड़े मार्जिन से जीत हो जाएगी। ऐसी उनको भी टफ फाइट उनको लग रही है, उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ एक कॉन्फिडेंस है कि नजदीकी मामले में भी सही सीट वो निकालेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद भी हमारा ये ओपिनियन पोल लगातार जारी है। कुछ और वरिष्ठ मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, आप देखते रहिए इंडिया टीवी CNX का मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर हमारा ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश के लिए, जो हमने किया है 5 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में। तो जनता का मूड अभी भी बदला नहीं है और छिंदवाड़ा का किला भी
चला गया है हाथ से। क्या छिंदवाड़ा का किला ढह चुका है, लेकिन इस बार और बड़े एक्सपेक्टर वाले लोग हैं, मतलब बड़े बड़े चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो चुनाव लड़ रहे हैं और विदिशा से, उनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब हम लोग जरा बात करते हैं इस चुनाव में जितने बड़े चेहरे हमको दिखाई दे रहे हैं और जितने जो चेहरे नहीं उतरना चाह रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी से जो बचे चुनाव में उतरने से, उनकी हम लोग चर्चा कर लें। तो आइए ज्योतिरादित्य सिंधिया से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सिंधिया साहब का इस बार लोकसभा चुनाव में उतरना, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, राशिद किदवई साहब भी हैं। सर, क्या कहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में? जी देखिए, आसाना बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि देखिए कभी भी कोई सिंधिया परिवार का सदस्य चुनाव नहीं हारा था। 2019 में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे, और जो केपी यादव से हारे, जो उनका एक तरीके का एक पॉलिटिकल एजेंट थे। उसके बाद कांग्रेस ने पिछले हफ्ते 10 दिन में बहुत हाथ पैर मारे कि किसी तरह से केपी यादव को अपनी तरफ कर ले और कांग्रेस उनको प्रत्याशी बना देता, क्योंकि केपी यादव खुश नहीं थे, क्योंकि वो भाजपा में चले गए थे और भाजपा के सांसद हो गए थे और उन्होंने एक तरीके के जायंट किलर थे, उन्होंने सिंधिया जी को हराया था। लेकिन वहां बात नहीं बनी और केपी यादव जो है वो कांग्रेस के खेमे में नहीं आए। फिर दिग्विजय सिंह ने भी एक बार कहा कि वो अगर उनसे कहा जाएगा तो वो सिंधिया के खिलाफ गुना से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनसे कहा नहीं गया, कहा कौन जाए। और ये बड़ी दिलचस्प चीज है सौरभ, कि कांग्रेस में कि जलेबी बनाने का एक कल्चर है, कि मतलब आदमी कहता है कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, खड़गे जी कहते हैं कि राहुल गांधी से बात करो, राहुल गांधी कहते हैं केसी वेणुगोपाल से बात करो, केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि खड़गे जी से बात करो, तो वो घूम के वही बात आ जाती है और कोई निर्णय नहीं हो पाता। और ये बहुत बड़ा कारण है कि आज कांग्रेस में देखिए वहां बहुत से दमखम वाले लोग हैं। गुना में भी चुनौती दी जा सकती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। उस तरीके से भोपाल जो राजधानी है, वहां के ऊपर जो आलोक शर्मा को भाजपा ने खड़ा किया है, वो अभी असेंबली का चुनाव हार गए थे, तो वहां के ऊपर भी अगर कोई कांग्रेस की तरफ से कोई दिग्गज खड़ा होता है तो भोपाल में, और कांग्रेस के वहां 2 विधायक भी हैं शहर से। तो सर, पहले गुना की बात कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले। आपको लग रहा है वहां पर कहीं भी कोई कॉन्टेस्ट है? देखिए, सब कुछ इस पर निर्भर करता है सौरभ की सिंधिया के खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है। क्या कोई पब्लिक पर्सनालिटी, कोई बड़ी पर्सनालिटी उनके खिलाफ आती है? अगर दिग्विजय सिंह भी आते हैं तो देखिए चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह पास के क्षेत्र से ही आते हैं, जो राजगढ़, राघवगढ़ वगैरह, वहां से ज्यादा दूरी नहीं है। और दिग्विजय सिंह का राष्ट्रीय स्तर पे जो भी इमेज हो, जमीनी स्तर पे बहुत मेहनत करने वाले आदमी है और उनमें बहुत दमखम है। तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह कहेंगे और उनको कौन कहेगा? क्योंकि खड़गे जी सोचेंगे राहुल गांधी कहेंगे, राहुल गांधी सोचेंगे खड़गे कहें, तो ये समस्या सबसे बड़ी समय कांग्रेस की है। लेकिन यहाँ तो विजय जी, कुछ लोग ये भी दबी जबान में कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के खुद के गांधी परिवार के लोग जो हैं अपनी सीटों को लेकर, अपने लड़ने को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं, तो बाकी लोग भी उम्र का बहाना बनाकर या उन्हें क्यों दोष दें अगर वो नहीं लड़ना चाह रहे? हाँ, वो नहीं लड़ना चाह रहे, इसकी बात नहीं है। लेकिन मैं बात गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की कर रहा हूँ कि चुनाव के नतीजे तो अलग आएंगे जब आएंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से टिकट लेकर अपने आप जीत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने उनको हराया था उसका टिकट उन्होंने वहां से हटवा दिया, वहां पर उनको टिकट खुद ने ले लिया, तो ये वो एक बड़ी जीत अपने आप में माने। नहीं तो वो ग्वालियर से भी लड़ सकते थे, लेकिन वो गुना का टिकट केवल इसलिए चाहते थे कि वो पर्सनल एक झगड़ा था जो और ये अदावत बात तक चल रही थी और शायद टिकट भी इसीलिए कटा क्योंकि वो प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव के नतीजे से ज्यादा अभी खुश है। नतीजा जो आएगा वो कोई मुश्किल भी नहीं लगता। और जैसे रशीद साहब ने कहा कि यदि कोई बड़ा कैंडिडेट, अब बड़ा कैंडिडेट कहां से लाएंगे, रशीद साहब ही बता सकते हैं कांग्रेस का, लेकिन वो कोई आएगा तब। उन्होंने कहा ना दिग्विजय आ जाए, दिग्विजय सिंह आ जाए, लड़ लें चुनाव। ठीक है, दिग्विजय जी आए, पहले तैयार तो सिंह तो भोपाल लड़ी चुके, 2014 के अंदर हार चुके हैं बुरी तरीके से। एक सीट और है इसके अंदर सौरभ जी, सीधे सीट जो है, मुझे लग रहा है वहां से भी जो राज्यसभा सांसद थे अजय प्रताप सिंह, उन्होंने भी 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, बगावत कर दी है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय लड़ेंगे राज्यसभा के सांसद थे, हालांकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, वो सीधे से लोकसभा सीट चाह रहे थे लड़ना, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। रीति पाठक वहां से जो सांसद रही है 2 बार की, वो विधायक बन गई है, अभी उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, विधायक बन गई है, तो वहां से कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो अजय प्रताप सिंह अगर वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर एक रोचक फाइट देखने को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया नहीं है अजय प्रताप सिंह को। अगर ये वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, राजेश शुक्ला को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी। हाँ, और अगर अजय प्रताप सिंह या तो बसपा से भी उनकी बातचीत चल रही है, अगर वो बसपा का टिकट भी लेकर आते हैं तो मुझे लग रहा है एक सीट ऐसी रहेगी जहां पर थोड़ी फाइट। ये मैनेज नहीं होने वाले आपको लगता है बीजेपी से? नहीं, वो एक लाइन का इस्तीफा भेज दिया उन्होंने, नड्डा साहब को भेज दिया लिखकर इस्तीफा, और वो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो मुझे लग रहा है उनकी बहुजन समाज पार्टी से बातचीत चल रही है, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, खजुराहो सीट ऑलरेडी समाजवादी
समाजवादी पार्टी को दी जा चुकी है। तो ये सीधी सीधी मुझे लग रहा है टफ हो सकती है। सीधी और गुना। सीधी गुना। देखिए गुना को लेके तो मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत है। हाँ 2019 में ज़रूर हार गए थे, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स इतने ज़्यादा किले ढह गए कांग्रेस के, तो गुना भी उसमें एक था। तो इसकी वजह से नहीं हारे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गई, इस वजह से कि बीजेपी ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया था, इलेक्टोरल मैनेजमेंट जिसके थे। जहाँ तक सीधी की बात है, देखिए सीधी में अभी कोई बहुत ज़्यादा फाइट दिख नहीं रही है। हाँ जैसे समीर साहब ने कहा कि यदि वहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यदि वो जिनकी बात करें तो वो यदि इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो शायद हो सकता है कुछ अलग कॉम्बिनेशन बने। उस टाइम देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन है, लोगों की क्या राय है, हमें जो लोगों की राय बताया जाएगा हम उसी पे आधारित बताएंगे। अभी फिलहाल बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी चैलेंज है नहीं। बड़ा डेवलपमेंट है अजय प्रताप का इस्तीफा देना, ब्राह्मण का जबरदस्त लड़ाई होती है। मतलब ठाकुर बनाम ब्राह्मण, अगर ठाकुर उम्मीदवार है तो ब्राह्मण वोट नहीं करेंगे, ब्राह्मण होगा तो ठाकुर नहीं, ठाकुर और ब्राह्मणों का। और ऐसी दो सीट और भी फंसी हुई दिखती हैं जिसमें क्लोज फाइट में हमारी लिस्ट में भी आई हैं, वो है मुरैना और भिंड। नरेंद्र सिंह तोमर की जगह शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट दिया गया। वहां पर जातिगत समीकरण अगर कांग्रेस साधने में कामयाब हो जाती है तो वहां पर भी आपको लगता है कि कुछ टफ सिचुएशन हो सकती हैं? मुरैना के अंदर यह टिकट पूरा नरेंद्र सिंह तोमर जी का टिकट रहा। पार्टी का समीकरण ठीक करना, सीट खाली की गई थी। शिवमंगल सिंह तोमर जी को टिकट दिया गया, वो दिमनी से विधायक थे। नरेंद्र सिंह तोमर को जब दिमनी का चुनाव लड़ा तो उन्होंने वहां से सीट खाली की थी, नरेंद्र सिंह ने उन्हें लोकसभा दिया है, लेकिन उनकी वहां पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। वहां बसपा का भी बहुत बड़ा प्रभाव है मुरैना के अंदर। भिंड की जो सीट है वहां से संध्या राय को टिकट दिया दूसरी बार, जो पहले 2019 में सांसद थी, उसकी भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। वहां से फुल सिंह बरैया को टिकट दिया गया है कांग्रेस ने। फुल सिंह बरैया बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बसपा के नेता रहे, बसपा के विधायक रहे, वो कांग्रेस में आ गए, पिछड़ी जातियों के बड़े नेता है। तो मुझे लग रहा है कि भिंड पे भी एक चुनौती फुल सिंह बरैया निश्चित रूप से देंगे। राजेश साहब, ये चंबल का पानी लगातार परेशान करता आ रहा है भाजपा को। वहां पर देखिए जाति समीकरण और जाति टकराव, जो मैं कहूंगा संघर्ष जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस के भी कई वहां पर दिग्गज हैं, बड़े नेता हैं, और उनको लेकिन कांग्रेस असल में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। देखिए सौरभ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रणनीति की आ रही है। रणनीति में कांग्रेस में पहलापन हमें मध्य प्रदेश में इस समय नजर नहीं आ रहा है। जो मुंवर जितेंद्र सिंह जो इंचार्ज है उनका कुछ अता पता नहीं होता, वो उस तरह की रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। और कमलनाथ, जैसा मैंने कहा, वो छिंदवाड़ा में है, तो कांग्रेस में बड़ा अनिर्णय की स्थिति है। और बहुत से कांग्रेस के नेता जैसे गोविंद सिंह बड़े महत्वपूर्ण पिछली बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, उन्होंने अभी एक बयान में कहा कि अभी फिलहाल तो मैं कांग्रेस में हूँ। अब इससे बड़ी हलचल बच जाती है कि बताइए कोई जो दिग्गज नेता है वो कहे फिलहाल मैं कांग्रेस में हूँ। तो ये बात इसको कांग्रेस को दूर करना चाहिए, और जब तक दूर नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कांग्रेस का जो बहुत सारी चीजें परसेप्शन की होती है। सौरभ, माहौल कैसा है असल में कांग्रेस वहां पर, जैसा आप भी कह रहे हैं, 7-8 सीटों में, रतलाम की सीट की हम चर्चा करें, रतलाम में भी जो बुरिया है वो पिछली बार वहां बाई इलेक्शन जीते थे, उनमें बड़ा दमखम है कांतिलाल बुरिया। तो कांग्रेस के भी ऐसे आधा दर्जन नेता हैं जो वहां अच्छी चुनौती दे सकते हैं। बघेलखंड में बहुत जो अजय सिंह है, वो जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको मैदान में उतारा जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो तमाम कांग्रेस की तरफ से बहुत स्ट्रेटेजिकल गलतियां। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं फिर आपसे राशिद जी, जैसे आपने बताया कि इतनी सीटें वहां पर ऐसी हैं, अगर अच्छे उम्मीदवार उतार दिए जाएं, बड़े लोग अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, अगर एक चुनाव में दिलचस्पी कम से कम उत्साह के साथ दिखाई जाए, तो हो सकता है कि कोई अपसेट किसी सीट पर कर दिया जाए। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई पहुंच गया, अभी थोड़ी देर में वहां से तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, इंडिया गठबंधन की वहां पर रैली हो रही है। एक तो वो पूरे देश में विपक्ष को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो ऐसी इलाके जहां पर कोई चांस बन भी सकता है, उसको क्यों नहीं वहां पर उतनी मजबूती के साथ कोशिश कर रही है कांग्रेस? चलो देखिए, राहुल गांधी को दोष देना तो एक फैशन की तरह हो गया है। देखिए राहुल गांधी ने मई 2019 में, जब 2019 का चुनाव हुआ, त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र में साफ कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उसके बाद से उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कर सकते हैं ना तमाम चीजें, वो विधिवत। मीडिया सारा यही कहता रहा कि कांग्रेस में जो है वो गांधी परिवार के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब जब गैर गांधी परिवार को बना दिया, तब भी हर तरफ राहुल गांधी को देखा जा रहा है, और उसमें हो सकता है खड़गे जी भी देख रहे हो। तो ये कांग्रेस की जो संस्कृति है, वेणुगोपाल जी का नाम आप भूल लोग गए। ज्यादा जी वेणुगोपाल वगैरह। तो क्या देखिए, उसमें कांग्रेस की संस्कृति में कांग्रेस ज्यादा दोषी है बजाय राहुल गांधी के। नहीं सर, मैं राशिद साहब, आपने कहा राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, ठीक बात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो यही तो बात है ना, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। सारी कांग्रेस पार्टी किस बात में लगी है? पहले उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकालने में, उसके बाद अब उनकी न्याय यात्रा निकालने में। सारी कांग्रेस पार्टी का फोकस सिर्फ राहुल गांधी का ग्राफ उठाने में। तो राहुल गांधी भी कोई जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? सौरभ देखिए, मैं बड़े विनम्रता से आपसे बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े सब चीजों को अच्छे से समझते हैं। जब राहुल गांधी खुद अध्यक्ष थे, तो सारा के गांधी परिवार ने जो है इतने साल से, 19 साल से, 20 साल से कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर दिया है। कोई गैर जो
परिवार का आदमी आगे नहीं आ सकता। जब गैर परिवार का आदमी आ गया तो आप कह रहे हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। देखिए, बात राहुल गांधी का इसलिए है क्योंकि राजनीतिक रूप से वो अपने आप को एक कामयाब राजनेता नहीं साबित कर पाए, तो उन्हें ये सब चीजें झेलनी पड़ रही है, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन राशिद जी, एक आम आदमी के हिसाब से एक समझ के, अगर कोई कांग्रेस का सपोर्टर भी है, जहां पर बीजेपी के तमाम आला नेता रात के 3-3 बजे तक बैठकर टिकटों के बंटवारे पर माथापच्ची करते हैं, अपने काडर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो एक जीती हुई पार्टी है, एडवांटेज उनको है, और वहां पर पूरा जो पावर है, पूरी जो एनर्जी है, वो राहुल गांधी की यात्रा में लगी हुई नजर आती है, तो क्या मैसेज जाता है कार्यकर्ता के बीच? लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में उसमें कोई देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो 8 दशकों से सक्रिय, मतलब 6 दशकों से सक्रिय राजनीति में नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में। अगर वो कोई बात वो कह दे कि साहब मैं ये, वो तो जीते हुए, चुनाव जीते हुए, वो कह दे कि साहब या मेरी कोई नहीं सुनता है, तो राहुल गांधी की तरफ इर्द-गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है, उनको कोई नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि बड़ा सुविधा की बात होती है। तमाम कांग्रेस जन जो है वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ता है, कोई अपने पैसे नहीं खर्च करना चाहता, और बाद में आके उन्हें एक बड़ा आसान एक तरकीब मालूम होता है, नुस्खा, कि राहुल गांधी को दे दो, कि राहुल गांधी की वजह से हम चुनाव हार गए। समीर जी के एस्केप एक वोट चीज मैं अगर जोड़ना चाहता हूँ, जो खरगे साहब पर और राहुल गांधी पे बोला, तो मुझे रामचरितमानस याद आते हैं। रामचरितमानस में क्या हुआ कि राम जो है सिंहासन छोड़कर वनवास चले गए, और भरत जो है वो खड़ाऊ राज कर रहे थे, लेकिन वो की वो व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन उसमें फर्क यह है कि भरत खड़ाऊ राज में राजा राम को मानते थे, लेकिन व्यवस्था पूरी की पूरी भरत पूरी तरह से देख रहे थे। यह मल्लिकार्जुन खड़गे भरत भी है, खड़ाऊ राज भी मानते हैं, और राज समझते हैं कि राज भी वही चलाएंगे, राम मतलब राहुल ही चलाएंगे, और राहुल अपना सिंहासन छोड़कर चले गए। भरत के खड़ाऊ राज में और खड़गे के खड़ाऊ राज में फर्क है। मेरा मतभेद इसी से है जी। ये कहना कि राहुल सिंहासन छोड़कर चले गए, ये कहां तक जायज है? सारे चुनावों की बैठक कौन करते हैं? राहुल गांधी। टिकटों के बंटवारे में क्या यही तो परेशानी है। टिकटों के बंटवारे में क्या उनका से नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। सारी रिपोर्टिंग, सारी कवायद कांग्रेस पार्टी की किस लिए हो रही है? राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था तो सांसद की तरह बैठ जाए, बाकी अपने सांसद न्याय यात्रा भी वो किस आधार पर निकाला? उद्धव ठाकरे का बयान आया है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन में जो तकलीफ है हम राहुल गांधी से बात करके फाइनल कर देंगे। और न्याय यात्रा भी कोई एक सांसद के लिए निकाली जा रही है क्या? कांग्रेस की यदि वो एक सांसद है तो उनके लिए पूरी की पूरी मशीनरी नहीं चलेगी ना। दिक्कत यही है कि खड़गे साहब समझते हैं कि अभी जो व्यवस्था है, सिंहासन जो है वो राहुल के पास ही है। चलिए, और राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो रही है, मुंबई में एक मेगा मैसेज देने की कोशिश, उसकी तस्वीरें भी लगातार मुंबई से आनी शुरू हो गई हैं। तो इंडी गठबंधन जो है एक मैसेज देने की कवायद यहां पर होगी शिवाजी मैदान से। हालांकि सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि भाई टिकटों का बंटवारा तो आपने अभी तक फाइनल किया नहीं है, अपने नेताओं को मनाने तो आप कामयाब हो नहीं पाए हैं, मंच पर एकता दिखाकर आप क्या करेंगे जब टिकटों के बंटवारे में आप एकता नहीं दिखा पा रहे हैं अभी तक? तो ये सवाल भी पूछा जाएगा। स्टेटमेंट आया कि कल तक हो जाएगा। अगर इस मंच पर को ये नहीं पता कि कल भी आ ही जाएगा। चलिए, महबूबा मुफ्ती वहां पहुंच चुकी हैं। हाँ, संजय राउत साहब को ये नहीं पता शायद कि कल भी आ ही जाएगा। कल आएगा, कल बंटवारा भी हो जाएगा, एक आ जा रहा है। चलिए, मंच पर अगर एकजुट दिखते और क्लैरिटी के साथ आते तो शायद मैसेज और स्ट्रांग जाता। और अभी महबूबा मुफ्ती जो है वहां पर पहुंच चुकी हैं। अब देखिए राशेद साहब, ये मुंबई की रैली ये क्या संदेश दे रही है और क्या 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 ताकत प्रोजेक्ट कर रही है आपके हिसाब से? देखिए सौरभ, जैसा चुनाव तो शुरू हो गया, पूरी जो भी बची खुची ताकत है विपक्ष में वो ताकत लगाएगी। देखिए, हम उनको बहुत से दोष देते रहे, लेकिन विपक्ष भी बहुत ही विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही है इस समय। तो उसके लिए आप देखिए, तमाम लोग, कम से कम राहुल गांधी ने ये तो किया, एक मंच के ऊपर महबूबा मुफ्ती और तमाम नेताओं को जो है जमा कर लिया, और मुंबई से राशिद जी, मंच पर तो आप एक साथ दिख जाएंगे, लेकिन अगर जमीन पर काडर एक साथ नजर नहीं आता और वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं, जो एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है जब एक साथ इतने गठबंधन के नेता साथ आते हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती होती है। जिस पार्टी का जो है खजाना जो है वो इनकम टैक्स ने फ्रीज किया हो, 105 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकती, वो चुनाव में क्या लड़ेगी? आप पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का देखिए कि इतना सारा धन सारे दलों को दाया। आप देखिए, किसी को कोई भी इरेगुलरिटी होती है सौरभ, तो फौरन ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, इनकम टैक्स वाले। यहाँ के ऊपर इतना ज्यादा, जिसके 10 करोड़ का रेवेन्यू है वो 500 करोड़ के बॉन्ड दे रहा है, उसके ऊपर सब लोग खामोश बैठे, मीडिया तमाम जो है तंत्र बैठे हुए हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इस परिस्थिति में देखिए, चुनाव लड़ना, आप विपक्ष की भी आप समस्या समझे, वो चुनाव लड़ना उनके लिए आसान काम नहीं है। फिर एक डेटा देखा जाए तो एक चीज बोल दूं मैं, विषम परिस्थिति पर एक लाइन बोलना चाहता हूं। रशीद साहब ने कहा कि विषम परिस्थिति है, विपक्ष हमेशा ही विषम परिस्थिति में चुनाव लड़ता है। 1977 में देखिए कि सारे नेता जेल में थे। 1989 में राजीव गांधी 415 सीटों के साथ थे, वहां जब कोई
समझौता नहीं था, वहां विषम परिस्थिति में लड़ा। और 2012 भी याद कीजिए, आज आपको नरेंद्र मोदी 282 सीटों के साथ लग रहे हैं। दुरुपयोग का आरोप जो है वो तब भी लगता रहा है जब यूपीए की सरकार थी। तब के डेटा अगर निकालें तब भी 60% जो है टारगेट पर विपक्ष के नेता और विपक्ष का जहां शासन था वही राज्य रहा करते थे। तो फीसदी में बढ़ सकता है, लेकिन मामला तो वही रहता है। चलें जरा एमपी के बाद जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मुंबई की तस्वीरें, उस महाराष्ट्र के हम लोग बात करते हैं। महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है ये अब देखेंगे हम लोग। राजेश साहब बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सौरभ, इस बीच शायद हमें आंध्र प्रदेश के पलनाडु चलना होगा, क्योंकि पीएम मोदी रैली कर रहे हैं और अगर मिशन 400 को क्रैक करना है तो दक्षिण में सेंधमारी करनी ही होगी, दक्षिण में विजय हासिल करनी ही होगी। जहां है वहीं रुक जाइए। देखिए वहां दूर दूर तक लोग खड़े हैं, बहुत शांति से सुन रहे हैं, और आप यहां आगे इतना गड़बड़ क्यों कर रहे हो भाई? आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। మీ యొక్క అభిమానానికి నేను కృతజ్ఞుణ్ణి, కానీ మీరు కాస్త ఈ సభకి భంగం వాటిల్లకుండా, ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఒక అడుగు వెనక్కి వెళ్ళినట్లయితే ఈ సభను విజయవంతం చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం। कल ही देश में